अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगी सना मिर्ज़ा साहिबा, इमरान याकूब साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, फैसल शकील साहब, जबकि ताहिर नई मलिक साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। अब तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ फ़राह गोगी के हवाले से। फ़रत शहज़ादी उर्फ फ़राह खान उर्फ फ़राह गोगी, जी हाँ, ये 3 नाम है इनके। ये ऐसा नाम है जो आजकल मीडिया में टॉप ट्रेंड कर रहा है और हॉट इशू के तौर पर तमाम ही चैनल्स इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसा सीज़न है जो ये नाम ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रहा। और कुछ देर पहले की जो खबर थी, एक रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई थी, वो फ़राह गोगी की करप्शन के हवाले से थी। ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में जो इजाफा हुआ था 2017 से 2020 की ये रिपोर्ट थी, जिसमें 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा बताया जा रहा था। और अब फ़राह गोगी का जो खुफिया गैर मुल्की पासपोर्ट सामने आया है, वो भी खबरों की जीनत बना हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि वो इसी पासपोर्ट के जरिए लूटी हुई दौलत को छुपाने का जो है वो काम करती थी और फ्रंट मैन के तौर पर काम करती रही हैं। बुशरा बीबी से भी इस हवाले से नैब में सवाल किया गया है कि वो फ़राह गोगी से उनका आखिर ताल्लुक क्या था। सवाल इससे जुड़ा ये हमारा सना आप इसे मैं पूछ लेती हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हो तो बताइएगा कि जो फ़राह गोगी और फरहत शहजादी हैं, उनके जो करप्शन केसेस हैं, हम देख रहे हैं एक के बाद एक मीडिया चैनल्स पर बताए जा रहे हैं, और अब एक पासपोर्ट सामने आ चुका है कि जी वो पासपोर्ट उन्हीं का है और उसी पासपोर्ट के जरिए से वो लूटी हुई जो दौलत है वो छुपाने का काम करती थी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क उनको ले जाया जाता था और वो बुशरा बीबी के लिए, इमरान खान के लिए काम करती थी। आप बताइएगा कि ये कहाँ से रिलीज हो रही है, आखिर ये क्या ऑथेंटिसिटी है इन खबरों की? सना, मेरा ख्याल है आप या तो प्रोग्राम बंद करवाएंगी या मुझे प्रोग्राम से निकलवाएंगी ये पूछ के कि ये खबरें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो पासपोर्ट की बात आपने की है, हाँ। मेरा ख्याल है हमारे बहुत से लोगों को ये याद होगा कि काफी महीने पहले जब इस इशू को हाइप मिली थी, तो उस वक्त भी ये बात हल्की सी सामने आई थी कि इनके पास कोई और पासपोर्ट है जिसके ऊपर ट्रैवल करके ये पाकिस्तान से फरार हुई थी। जाहिर सी बात है, जहाज तो इनका अपना था ही, लेकिन उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि ये किसी और नेशनैलिटी की हामी भी इनके पास है भी, और ये उसके ऊपर ट्रैवल भी फ्रीक्वेंटली करती रही हैं। फिर जिस तरह से इन्होंने और इनके हस्बैंड ने अलग-अलग ट्रैवल करके यहाँ से भागने की कोशिश की, किसी ने उस वक्त पूछने और देखने की जरूरत महसूस नहीं की। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका जाने के बाद भी इतना असर रसूख था कि कम से कम पिछले 1 साल में 2 से 3 मरतबा ऐसा हुआ कि इनके इशू को हाइप मिली। हाँ। एक मरतबा इन्होंने टेलीविजन पे आके अपने आप को डिफेंड किया, इनके हस्बैंड ने डिफेंड किया कि जी हम हर तरह से पेश होने के लिए तैयार हैं, हम हर किस्म की गुजर इंक्वायरी साहब जो फेस इनके करने के लिए हस्बैंड है, जी तैयार है। जी। लेकिन जब इनको हम्म। जी, लेकिन जब इनको पता चला कि इनके खिलाफ प्रूफ्स बड़े स्ट्रांग हैं, तो उसके बाद ये बिल्कुल मंजर से गायब हो गए। फिर उन्होंने अच्छा। वादा माफ गवाह बनने की भी कोशिश की, लेकिन हम्म। इनको दबा दिया गया दूसरी तरफ से कि आपने कुछ नहीं बोलना और अपने आप को बिल्कुल साइडलाइन कर लेना है। हम्म। देखिए, इवेंचुअली इनकी गिरफ्तारी या इनके अगर गिर्द घेरा तंग होता है, तो इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग होता है। और आसार ये नजर आ रहे हैं कि हो सकता है बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ सख्त फैसले कर लिए जाएं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे ये अर्ज किया था कि इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 2 किस्म के दबाव हैं। एक तो इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर दबाव है कि उनको कोई ना कोई फैसला करना है जिसके ऊपर वो बज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो या तो उनकी दुखती रग पर हाथ रखा जाएगा, जो कि बुशरा बीबी हैं, हाँ। और उनको ये बताया जाएगा कि उनको मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जाएगी, या उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको हतमी मरहले में दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो मुकदमात में कैसे फंसेंगी? उसका जो प्राइम सस्पेक्ट है वो बुशरा बीबी की वो फराह गोगी साहिबा है। और जो फराह गोगी साहिबा है वो और उस्मान बुज़दार साहब आपस में बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर बुशरा बीबी साहिबा को आपने गिरफ्तार करना है और सलाखों के पीछे लेके जाना है, तो उसके लिए फराह शहजादी साहिबा का होना बड़ा जरूरी है। इस हवाले से शायद कुछ खतूत भी लिखे जा चुके हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए अब इशू किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं क्योंकि इनको इवेंचुअली पाकिस्तान लाना है। और इसलिए पाकिस्तान लाना है क्योंकि बुशरा बीबी को इंसाफ के कटहरे में लेके जाना है, वरना न जाने हजारों लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में अरबों रुपए के फ्रॉड करके चले गए, लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनको पाकिस्तान लाया जा सका, ना उनके हवाले से कोई कानूनी चाराजोई की जा सकी। तो आई थिंक ये कोई जो पहला केस पाकिस्तान नहीं में है। मौजूद भी लेकिन हैं अगर इस सना, तो केस के उनके ऊपर खिलाफ क्या केसेस उनके खिलाफ जो थे, उनके खिलाफ क्या हमने देखा कि हो सका? कुछ भी नहीं हो सका। जरदारी साहब के फ्रंटमैन थे, अयान अली का केस ही हाँ, उठाकर बिल्कुल। देख लीजिए, नून लीग का पापड़ वाला, फालूदे वाला, ये सब मशहूर कहानी है, लेकिन हमने देखा कि हुँ, हुआ क्या? खैर, अभी जो सूरत हुँ, हाल है, बिल्क ताहिर
ताहिर नईम साहब, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, आपको सूरत हाल क्या लग रही है? फराह गोगी जो कि फरार हैं, मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन अब जो उनका केस करप्शन का सामने आया है 2017 से 2020 की जो रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक 4 अरब और 52 करोड़ की जो उनकी करप्शन है वो केस सामने आया है, और उसके बाद अब तरदीद हम नहीं देख रहे कि कोई सामने आई है फराह गोगी के हवाले से। क्यों खामोश हैं? वो सामने आए, और जैसे शहजाद अकबर साहब ने सोशल मीडिया पर बताया कि जी मैं बिल्कुल बेकसूर बेगुनाह हूँ, तो वो भी इस केस का या तो मुल्क में आकर सामना करें या तो फिर इसकी तरदीद करें। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जब कोई भी हुकूमत होती है तो इस्लामाबाद में और दूसरे शहरों में ये कहानियां गर्दिश करती हैं, करप्शन की, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की, ठेकों की और इन मामलात की। और उनमें किसी न किसी हद तक सदाकत होती है, तो उस वक्त जिन इदारों का काम होता है कि करप्शन को चेक करें, वो बिल्कुल खामोश होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट होती है जब और इवन इक्तदार में मीडिया होते पे हैं। भी वो रिपोर्ट नहीं हो सकते। सही है। जी, जब इक़्तिदार में होते हैं। जब इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है, तो उससे पहले ये बाख़बर लोग होते हैं, आप किसी भी पिछले 3 गवर्नमेंट्स देख लें, उसके जो की प्लेयर्स हैं, वो अपने जेट पे मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ठीक। और फिर वो खामोश हो जाते हैं, फिर एक नोटिस आता है, इन एब्सेंशिया केस बनते हैं या नोटिस होता है, तो वो टाइम बाय करते हैं। और दूसरा मॉडल ये है कि फिर जब हालात का धारा बदलता है, तो फिर अगर आप 2 साल पहले की अखबारात पढ़ें, 1 साल पहले की हमें सोशल मीडिया पे मेमोरी आती है, तो खबरें और हेडलाइन नहीं हो रही। तो एक नुक्ता होता है जिससे महरम से मुजरिम बन जाता है। लेकिन बेशक। ये है कि ये जो रवायत है, इसमें जो हमारा करप्शन का मैकेनिज्म, इसमें ये है कि एक तो ये कि हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, दूसरा ब्यूरोक्रेसी की कनाइवेस होती है। अब वो चली गई हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिए, जिस तरह उन्होंने वो उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हुई और उनकी जो नोटिफिकेशन करने वाला वो पूरा निज़ाम है, वो निज़ाम आज भी इंटैक्ट है। और उसके जो लोग हैं वो अब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, और वो उसमें उनके पास वही पोस्टिंग है, और उनको फिर उनके पेटी भाई जो हैं वो बचाते हैं। जिस तरह का उस्मान बुज़दार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके सारे नोटिस मुअत्तल हो गए। यही हमने 2002 में देखा कि जो लोग पीपल्स पार्टी से पैट्रियट में गए, जो लोग काफ लीग में गए, वो फिर ऐसे ही है कि जैसे गंगा जमुना में नहाए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई बहरहाल एक तब्दीली का उनका दावा था, नौजवानों ने और गैर रवायती तबके ने उन्हें सपोर्ट किया रूल ऑफ लॉ के लिए, करप्शन के लिए। इन स्टोरीज का आना बहुत अफसोसनाक है और डिसअपॉइंटिंग है कि जो एक गैर नजरियाती लोग वहाँ पहले हफ्ते में ही आप एक डीपीओ को ट्रांसफर कर रहे हैं कि वहाँ जो मानिका साहब हैं उनको वो कोई अदा पसंद नहीं आई पर्सनल इशू पे, और फिर इस तरह की जो चीज़ें आई, जो लोगों की तवक्कुआत थी, ये होगा, प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा होगा, अब गवर्नर हाउस की दीवारें गिरेंगी, अब वहाँ यूनिवर्सिटी बनेंगी, अब हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे आता है तो ये भी आता है, उसकी बरक्स हुआ। तो ये खर्चे सब कम कुछ किए क्या जाएंगे। हुआ, इसको मैं ये प्रोटोकॉल समझता कम हूँ किया जाएगा। कि हमारी जो इलीट है, जो हमारा पॉपुलिस्ट है, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, निज़ाम से लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, उनको एक्सप्लॉइट करके पॉपुलिस्ट लोग इक़्तिदार में आते हैं, और जब वो एलीट, वंस दे आर एलीट, दे स्टार्ट बिहेविंग एज एलीट। वो भी वो प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। पहले ये था कि थर के बच्चे मार रहे हैं और यहाँ एम्बुलेंस नहीं है और जाती उम्रा में इतने लोग हैं, लेकिन जब खुद वो साबिक वजीर आजम आए तो उन्होंने बनी गाला से इस्लामाबाद वजीर आजम हाउस का सफ़र हेलीकॉप्टर पे किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक जो ख्वाब लोगों को दिखाए जाते हैं और जो निज़ाम की फ्रस्ट्रेशन से एक लोगों की तवक्कुआत बिल्ड वो की हकीकत जाती से है, बरक्स तो है। उसके ऊपर यही कहा जा सकता है कि ऐसी बुलंदी और ऐसी पस्ती इक़्तिदार फिर यही होती है कि कोई कहीं गोगा पहलवान है, कहीं शहजादी और शहजादियाँ उसे एंजॉय करती हैं। ठीक, पॉइंट क्लियर है आपका। इमरान याकूब साहब आपके सामने आ जाती है सवाल लेकर, साफ चली, शफाफ चली, तरीके इंसाफ चली, अब ये क्या हो रहा है? करप्शन की कहानियां एक के बाद एक सामने आ रही हैं। फराह गोगी से मुतालिक जो इल्जामात हैं उन्हें आखिर कौन साबित करेगा, कैसे साबित करेगा, ट्रायल कब होगा, ये सवालात भी खड़े हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये बात करना या ये सवाल करना कि साबित कौन करेगा, ये खासा मुश्किल है काम, क्योंकि यहाँ साबित कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो चीजें साबित भी हो जाती हैं तो 2 साल बाद 3 साल बाद जब साइकिल के पहिया घूमता है तो साबित हुई हुई चीजें भी जो है ना वो दोबारा से साबित हो जाती है कि नहीं, वो फैसला गलत था, फैसला ठीक है। लिहाजा ये उम्मीद रखना कि यहाँ पे किसी बासर आदमी को, ताकतवर आदमी को
को सजा हो जाएगी, तो ये मैं समझता हूँ दीवाने का ख्वाब है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। वाह, कितना बेहतरीन प्रिसाइज आपने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया इमरान साहब। जी जी। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ के जमहूरियत और अवाम और ये नारे हैं जो पिछले 76 साल से पाकिस्तान में सुन रहे हैं, तो पता नहीं और कितने साल सुनते रहेंगे, लेकिन ना तो हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में कभी आई है, ना मुझे आती भी नजर आती है। आप ये देख लें कि पीटीआई जो साफ चली, शफाफ चली, उसने क्या शफाफियत दिखाई कि फर्क होगी कौन है। चले मुझे ये बता लेने दें आप कि फर्क होगी कौन है जिन पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सियासत से तो जिनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सियासी लोगों से उनका गुजारिश ये है कि क्या कभी किसी का नाम सुना था? बेशक नहीं। एक ऐसी खातून जिसको कोई नहीं जानता था, सिर्फ इसलिए कि वो एक पीरनी जो थी बुशरा बीबी की वो सहेली थी और उनकी मंजूर नजर थी और उनके खास इतमाद वाली थी, तो वो ऐसी ताकतवर हुई कि अपने काम देने को जो जिनके अपने जाती काम होते नहीं थे, फिर उनकी एक एक स्लिप पे 7-7 डीसी पंजाब में लगे एक वक्त में, एक ऑर्डर में। तो मामला ये है कि ये हम फर्क गोगी की बात तो करते हैं, बुशरा बीबी की बात तो करते हैं, लेकिन मुझे ये भी कह लेने दें कि क्या हम ये बात करते हैं कि बुज़दार साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छूट गए, अभी भाई कह रहे थे नहीं उन्हें भी ले आए, उनसे तो पूछें कि उन्होंने बुशरा बीबी के कहने पे क्यों किया, उन्हें ऊपर से किसने कहा हुआ था। दूसरी बात ये कि जो 3 करोड़ 5 करोड़ या 7 करोड़ दे के लगने की बात होती है, तो उन शुरफा को भी लेके आए, उनसे भी पूछें कि आपने 3 करोड़ 5 करोड़ या 7 करोड़ दे के जो पोस्टिंग हासिल की थी वो कहाँ से की थी? नहीं पहले तो ये सवाल का जवाब देना कि वो पैसे आपने लिए कहाँ से थे। क्या आपने वो अपने इनकम टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर किए हुए हैं? क्या आपकी वो व्हाइट मनी थी? क्या आपके पास इतने पैसे हैं? और फिर जो आपने दिए तो उसके बाद आपने वो जो पैसे दिए तो आपने जुर्म का इर्तिकाब किया, दीनी भी दुनियावी भी, तो उनसे भी जरा पूछे ताकि आगे को लेने वाला हो भी तो आइंदा कुछ देने वाला जुर्रत ना करे। ठीक। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह का सिलेक्टेड इंसाफ होगा कि अपनी मर्जी के लोगों को पकड़ के आपने उनसे इंसाफ करना है और फिर अपनी मर्जी के लोगों को, और फिर जराए से खबर चलवा देनी है। इमरान याकूब साहब, ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है कि जराए से फिर खबर चलवा देनी है और उसके खबर के बाद फिर होगा कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया पर नाम लिया जाएगा, करप्शन के केसेस सामने आएंगे, पासपोर्ट सामने आएगा, लेकिन फिर होगा कुछ नहीं। लेकिन ये कौन है जराए? इमरान याकूब साहब, ये जराए कौन है? इस पर जरा रोशनी डालिए, हमारे नाजरीन सुनना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जराए से ज्यादा वो जरिया जो आप पे है, जो मैं और आप हैं, सही, हम मीडिया जराए से क्यों चलाते हैं? मीडिया भी इनकार कर दे, हम जो दूसरों पे हमेशा उंगली उठाते हैं, दूसरों की खामियां निकालते हैं, दूसरों की गलतियों की निशानदेही करते हैं, तो हमें अपनी भी गलती की निशानदेही करनी चाहिए ना। बहुत खूब, बहुत खूब। हम क्यों बगैर किसी सबूत के, आपके पास अगर सबूत नहीं है तो किसी के कह देने पे जराए से क्यों चलाते हैं, इनकार करते हैं। बेशक बेशक इमरान याकूब साहब, बिल्कुल जो है वो ये तो सवालात खड़े होते हैं, लेकिन क्या करें, जवाब इस सवाल का किसी के पास नहीं है। अच्छा खैर, फैसल शकील साहब, आपके पास सवाल लेकर आ जाती हूँ। पीटीआई फराह गोगी की करप्शन के लिए अगर जवाबदेह है, तो नवाज शरीफ अपने बेटों की करप्शन के लिए जवाबदेह क्यों नहीं है? ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा कानून है जो हमारे मुल्क का है? नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अपने बेटों की करप्शन के लिए जवाबदेह हैं। मैं आपको फराह गोगी के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि इन्होंने जो बनाया था, इनका जो बना था पासपोर्ट, वो 28 मार्च 2022 को बना था। तो ये इनको जो है वो फराहम किया गया और इसके बाद जो है वो ये बताते हैं कि ये 6 दिन पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही थी, उससे 6 दिन पहले जो है वो मुल्क से फरार हुई। तो इनके पास कुछ आज होंगे, कुछ चीजें होंगी जो इन्होंने पैसे मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रांसफर किए होंगे, ये तमाम इल्जाम हैं। लेकिन ये ऐसे इल्जाम
माजी में भी तमाम अच्छा फैसल जो है शकील वो साहब, कुछ विफल रहा है। प्रॉब्लम है, कुछ डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में, उसको हम जरा थोड़ा फिक्स कर लें। तो सना आपसे सवाल मैं कर लेती हूँ, मुझे ये बताइएगा, जो फराह गोगी के पासपोर्ट की कहानी सामने आई है, ये भी कहा जा रहा है, कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये फोटोशॉप्ड पासपोर्ट है बेसिकली, इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है फराह गोगी से, या उन्होंने इस किस्म की कोई करप्शन नहीं किया है। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए सना, मेरा ख्याल है कि पासपोर्ट असली है या नकली है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम पासपोर्ट को अलहदा भी कर दें तो जो करप्शन की दास्तानें खुद पीटीआई के अपने लोग सुना रहे हैं उनके बारे में, आप उनको कहां पर लेके जाएंगे? मतलब अगर मैं सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर बहस करती रहूं कि जी ये असली है ये नकली है, हमारे यहाँ तो लाखों अफगानी नकली शनाख्ती कार्ड बनवाकर दूसरे मुल्कों में नौकरियां कर रहे हैं। खुद आपके सामने मौजूद है कि तकरीबन लेकिन 1 ऐसे माह तो पहले सना सऊदी अरब उठाकर ने एक देखा लंबी जाए तो फहरिस्त 9 जो कि मई की भी पीटीआई वाले खुद, जो 9 मई में उस दिन वहां मौजूद थे, 9 मई का हिस्सा थे, उस पर भी बड़े अजीबोगरीब सवालात उठा रहे हैं। तो ऐसा तो कहा जाए तो फिर इस पर भी बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं, इसका जवाब फिर कौन देगा? हूँ। मैं यही क्वेश्चन कर रही हूँ कि देखिए, पासपोर्ट की डिबेट तो होनी नहीं चाहिए। वो जो कि करप्शन के हवाले से लाखों रुपए के ब्रीफ केसेस लेके आना और जाना होता था, उसके ऊपर तो बात ही नहीं की जा रही। हम कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात कर चुके हैं, कितने लोगों की बात कर चुके हैं जो फराह साहिबा के मशकूक किरदार के ऊपर बात करते थे, जो बताते थे कि किस तरीके से उनको पैसों की लेन देन के लिए, हीरों के लिए, जमीनों के लिए, प्लॉटों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि हमारी डिबेट तो ये होनी चाहिए कि अभी तक फराह साहिबा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी, इस कार्रवाई के ना होने में सबसे बड़ी वजह क्या है, रुकावट क्या है, आखिर वजह क्या है कि अभी तक उन तक पहुंचा नहीं जा सका। पासपोर्ट जिन्होंने मंजर आम पर लाया है, मेरी उनसे दरखास्त यह है कि जो करप्शन की दास्तानें उन्होंने रकम की है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इदारों के पास भी, हुकूमत के पास भी यकीनन मौजूद होंगे, तो कम से कम उन डॉक्यूमेंट्स को सामने लाया जाए। मेरी नजर में पासपोर्ट एक जिम्नी चीज है, लेकिन वो तमाम काम जो वो करती रही हैं, उनके जो प्रूफ्स मौजूद है, जिन अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन करती रही हैं, उनके जो रिकॉर्ड मौजूद है, मेरा ख्याल है कि वो अवाम के सामने लाने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जब ये चीजें सामने आएंगी तो इवेंचुअली जिसकी गर्दन पर हाथ जाएगा वो फराह साहिबा नहीं होंगी, बल्कि उनकी दोस्त होंगी, जो कि इमरान खान साहब की अहलियां हैं। ठीक है, तो आई ठीक थिंक है, मुझे ताहिर साहब के पास ये सवाल मोमेंट। लेकर जाने दीजिए। ताहिर साहब, आपको लगता है कि करप्शन के, इमरान खान की करप्शन के, पीटीआई की करप्शन के ताने बाने जो हैं वो बुशरा बीबी से जाकर मिलते हैं? बुशरा बीबी वाकई करप्शन में मुलविस है? बिल्कुल इस तरह के शवाहिद हैं और बातें हैं, लेकिन बात ये कि जो ये कह रही हैं कि उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू, एक ये बात है। और दूसरी बात ये कह रही है राइट टाइम। राइट टाइम क्या है कि 2-4 साल बाद इन इदारों का वकील जाके कहेगा कि हम अपना मुकदमा वापस लेते हैं, हमें इनकी जमानत पे एतराज नहीं है। सही। और एक छोटी सी खबर अखबार में लगेगी और शाम को एंकर प्रोग्राम करेंगे कि इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, 3 साल इनके ऊपर ये मुकदमात बनाएगा। तो वक्त जो है, जिस तरह कुरान मजीद कहता है कि वो गर्दिश में है, वो आसमान और सितारे, तो पाकिस्तान में करप्शन स्कैंडल का मतलब करप्शन हुई होती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसका मतलब होता है कि अगले आदमी को उसको टारगेट किया जाए मीडिया में, अवामी सतह में। तो इसी तरह की फर्जी दास्तानें आप देखें, सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर कोई टारगेट हुआ है तो आसिफ अली जरदारी हुआ। लांचों से पैसा भी उनका जाता था और कैलकुलेटर रोक गए, इतने अरब थे वो, इतने अरब थे। यहाँ एक सर्विंग जो सऊदी अरब में सफीर भी रहे हैं, जनरल बिलाल अकबर के, वो बाद में नैब ने रेफरेंस बनाया तो उसकी अमाउंट ही और थी, वो प्रूव ही नहीं कर सके कितने अरब किधर। दूसरा फिर मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, और उनका एहतसाब मैं आज आपके नाजरीन के लिए बताऊं कि इसहाक खान ने शुरू किया, गवर्नर हाउस लाहौर से अरेस्ट हुए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में सैफुर रहमान ने शुरू किया, फिर उसके बाद मुशर्रफ ने शुरू किया, फिर गुलाम इसहाक खान ने दरमियान में, पहले बता चुका हूँ, किया। फिर उसके बाद दोबारा मियाँ साहब की हुकूमत आई, फिर हुआ, फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने किया। तो एक आदमी जो 30-40 साल हमारी इस उम्र में हम देख रहे हैं, उन पे कितने अखराजात हुए हैं, वकीलों को फीसें कितनी दी गई, प्रोसिक्यूशन का वक्त, अदालत का वक्त। तो ये एक कार्य हासिल है, एक ऐसी कौम जो रूल ऑफ लॉ और करप्शन, आपको मैं बताऊंगी, एक FIA एक इदारा है, उसमें मैं अपने एक स्टूडेंट से मिलने गया हूँ, तो नीचे भर्ती हो रही थी नायब कासिद की, तो मुझे कोई 700-800 नौजवान नजर आया। तो जब मैंने पूछा, मेरे कई स्टूडेंट, कोई MPhil है, कोई MSc है, कोई बैचलर है, कि तुम नायब कासिद बनने आए हो? उन्होंने कहा सर नायब कासिद बनने आए हैं क्योंकि हम क्लियर हैं, यहाँ 10-20 हज़ार रुपए की दिन में दिहाड़ी होती है नायब कासिद की, तो हम ये क्या करप्शन पे ये बातें कर रहे हैं। एक आम नौजवान जो है
वो तो ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए उसके माँ बाप दुआएं करते हैं कि उसे करप्शन, वो सीएसएस कर ले ठीक तो है, कस्टम डीपीओ इन ग्रुप्स में जाता है। ठीक है। तो ये जो इमरान याकूब से मुझे सोसाइटी सवाल कर लेने करप्शन दीजिए, वेरी एक क्विक फर्ज या नहीं, रिस्पॉन्स इमरान याकूब साहब सोसाइटी के आपसे, अंदर कि करप्शन करप्शन के की केसेस को हम इसका करप्शन मतलब है एक कि बिल्कुल लाइफस्टाइल सीरियस है। ना लें। करप्शन सियासतदानों के ऊपर अगर आज करप्शन के केसेस हैं तो कल इख्तियार में आ जाने के बाद उन पर करप्शन के केसेस खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के हवाले से ही बता दीजिए कि एक के बाद एक करप्शन का केस जो उन पर लगाया जा रहा है और एक दफा फिर से तलवार लटक रही है, घेरा तंग करने की कोशिश की जाए, इसका मतलब ये हम यही समझें कि पर उनके जो खिलाफ करप्शन के इतने ढेर केसेस हैं उनका कोई सर पैर है ही नहीं। देखें, बात समझने वाली ये है कि हम्म, पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ करप्शन के केसेस जो हैं वो कोई उस तरह के मायने नहीं रखते। जो 2 केसेस उनके खिलाफ हैं जिनमें ये उम्मीद की जा रही है या ये अंदेशा है कि उन्हें सजा सुना दी जाएगी, तो उसमें सबसे पहले इस केस है साइबर केस, जिसका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो तोशाखाना केस है या इस तरह के जो मामला हैं, देखें 9 मई सब, उनके हाँ लिए जी, तलवार मैं लटक रही है सर पे। अब जी, मैं आपसे ये गुजारिश करने लगा था कि सबसे अहम मामला जो है वो 9 मई है। सही। अब 9 मई के जो वाकयात हैं, सच्ची बात तो ये है कि बतौर एक पाकिस्तानी मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस तरह के वाकयात में कोई भी मुलव्वस हो, सही। कोई भी, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो साबिक वजीर आजम हो या 3 बार के वजीर आजम हो, उनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए और उनको सजा जो कानून के मुताबिक है मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में कोई इस तरह का मामला ना कर सके, सोचे भी ना। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि 9 मई के जो मामलात हैं उसमें जो अफराद मुलव्वस हैं, ये ना हो कि उनके साथ, वो कहते हैं ना कि खुश्क लकड़ियों के साथ साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं। तो ये ना हो कि जो बेगुनाह लोग हैं या जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनको सिर्फ इस बिना पे कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है, सजा मिल जाए। तो ये बड़ा सा एक मामला है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए सबसे जो खतरनाक चीज है वो यही है, साइफर केस और 9 मई। और 9 मई वाला जो मामला है उसको अगर आप देखें तो उसमें तो उनके लिए कोई राजी फिलहाल तो किसी तरह का कोई चैन नहीं लिख रहा, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमें उन्हें सजा हो जाती है तो फिर आइंदा उस कोई 2 साल बाद या 3 साल बाद हालात ऐसे हों कि उनको उससे बरी जुमा करार दे दिया जाए। तो ये मामला जो है ये देखने पड़ेंगे उन्हें। ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है इमरान साहब। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम आईएमएफ और आईएमएफ की शराइत का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और बात अब आईएमएफ के मुतालिबात के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि अब फिर से आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया गया है और जो उसका अहम नुक्ता है वो यही है कि किस तरह से पाकिस्तान को मजीद जो है वो टैक्स जो कलेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए करना क्या है। और जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा वो गंभीर हो चुकी है, क्योंकि अहम नुक्ता हुकूमती खर्चे कम, टैक्स कलेक्शन मजबूत करना है। यानी कि गरीबों को फिर से निचोड़ने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि अशराफिया तो टैक्स से बिल्कुल बाहर हैं। एक कमिश्नर को ही उठाकर देख लीजिए, कम से कम 10 मुलाजिमीन उनको दिए जाते हैं। और यही नहीं बल्कि साथ ही साथ उनको चमकती हुई चमचमाती हुई V8 लैंड क्रूजर्स भी दी जाती हैं। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, पेट्रोल भी सरकारी है, खाना भी सरकारी है, बिजली गैस पानी सब बिल्कुल मुफ्त है। और मसला है किसके लिए? सिर्फ गरीब आवाम के लिए। तो सवाल हमारा गरीब आवाम से जुड़ा ही है, जो हम सबसे पहले मैं सना आप ही के सामने रखती हूँ। आपको क्या लगता है कि आईएमएफ के डू मोर पर हम पूरा उतर पाएंगे? देखिए इस तरह हमारे पास ऑप्शन क्या है, आईएमएफ का डू मोर हो या ना हो, लेकिन जो उन्होंने टेबल के ऊपर अपने मुतालबात रखे हैं वो हमें पूरे तो करने पड़ेंगे। देखिए जो उनका टारगेट था वो अचीव करना इसलिए भी बड़ा जरूरी था कि जो 70 करोड़ डॉलर के करीब हमें मिलने हैं, उसके बाद हमारा नया एग्रीमेंट होना है मिड ऑफ ईयर में 2024 में, तो उसके लिए हमें अपना ग्राउंड वर्क पूरा करना है। अब उसके लिए जो बड़ी कुर्बानी थी वो बज़ाहिर पीडीएम की जो हुकूमत थी जिसमें नून लीग बेसिकली सरबराही कर रही थी, तो आई थिंक वो बड़ी कुर्बानी वो हुकूमत देकर चली गई है। अब आप ये समझ लें कि हाथी गुजर गया, अब सिर्फ दुम रह गई है। अब बेसिक जो चीजें हैं सिर्फ उनकी कंटिन्यूटी जो है वो देखनी है, और उसी फॉलो अप के लिए जो आईएमएफ का वक्त है वो आया है, क्योंकि वो हर दफा मेक श्योर करते हैं, वो ये नहीं करते कि साल में एक दफा बस बात हो गई और उसके बाद पैसे दिए जाते हैं आंखें बंद करके पाकिस्तानियों की तरह। वो हर मर्तबा किस्त देने से पहले ये मेक श्योर करते हैं कि जी ये टारगेट्स थे,
ये आपने अचीव किए हैं या नहीं किए। अब अगर मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं तो जो पेट्रोलियम लेवी है, क्योंकि आपने अवाम की बात की है, अवाम के रोने की बात की है, तो आप ये देख लें कि इस वक्त जिस पेट्रोल के ऊपर हम ये खुशियां मना रहे हैं कि जी पेट्रोल बड़ा सस्ता हो रहा है और अभी आने वाले दिनों में 10 रुपए और सस्ता हो जाएगा, लेकिन इस पेट्रोल के पर लीटर के ऊपर 140 रुपए आप ऊपर दे रहे हैं, यानी तकरीबन 60 रुपए लेवी आप दे रहे हैं, जो कि डिमांड थी आईएमएफ की। आवाम को बेसिकली पागल किस तरह से बनाना है, इसकी तैयारी की जा रही है। जी, उसमें ऑलमोस्ट 45% जो है, यानी कि वो आप टैक्सेस की सूरत में दे रहे हैं, और तकरीबन 80 रुपए आप सेल्स टैक्स की सूरत में दे रहे हैं, और लोगों को आप ये कह रहे हैं कि जी हम तो सिर्फ जीएसटी ले रहे हैं। तो भाई आप 80 रुपए सेल्स टैक्स भी तो ले रहे हैं, आप 60 रुपए लेवी भी तो ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस अमाउंट में से पर लीटर 140 रुपए तो सीधे सीधे आप टैक्स की सूरत में वसूल कर रहे हैं। कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जहां पर आधी रकम ऑलमोस्ट 50% आप टैक्सेस की सूरत में दे रहे हो, वहां के अवाम को आप रिलीफ क्या देंगे? तो आई थिंक जो आईएमएफ की डिमांड्स थी वो फुलफिल करनी जरूरी थी, और इस हुकूमत या इससे पहली हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि इनके पास जो अश्योरेंसेस थी दीगर ममालिक की तरफ से, उसमें इनके दोस्त ममालिक भी शामिल हैं, वो सब के सब इसी हवाले से खामोश थे कि जब तक आईएमएफ ग्रीन सिग्नल नहीं देगा तब तक उन्होंने पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की बातचीत आगे नहीं करनी। और अलमिया यह है कि ऐसे मुश्किल वक्त में चीन ने भी उस तरह सपोर्ट नहीं किया। अभी भी चीन के साथ वो ताल्लुकात वापस नहीं बरकरार हो सके या ठीक नहीं हो सके जो कि माजी में मौजूद थे। उसकी वजूहात बहुत सी हैं, कुछ हमारी साबका हुकूमतों की कोताहियां भी हैं, कुछ हमारे वादे भी हैं जो कि वफा हम नहीं कर सके, कुछ करप्शन की दास्तानें भी हैं जो कि हमने सी पैक में रकम की हैं। तो आई थिंक ये तमाम चीजों ने कलेक्टिवली चीन को हमसे दूर किया, जो एक बेहतर रिप्लेसमेंट था आईएमएफ की। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं इसमें हम खुद बुनियादी तौर पर कसूरवार हैं। एमडी आईएमएफ का बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अशराफिया बिल्कुल टैक्स से बाहर और गरीबों पर टैक्स से टैक्स लगाए जा रहे हैं। आईएमएफ बेसिकली ये चाहता नहीं है। बेसिकली आईएमएफ तो क्या, पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज पर क्या होनी चाहिए, हुकूमत की स्ट्रेटजीज पर क्या होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम के लिए तो रिलीफ कहीं दूर तक नजर आ नहीं रहा हमें, और आने वाले टाइम में आएगा भी नहीं। क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, गरीब को तो किसी किस्म का कोई जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा। आईएमएफ की तमाम डिमांड्स पूरी करना, सना जैसे कह रही हैं, ये मजबूरी भी है पाकिस्तान की और ज़रूरत भी है, और इसीलिए जो भी उनकी डिमांड्स आई हैं वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है, और गरीब जो है वो पिसता जा रहा है। टैक्स नेट में उन लोगों को नहीं लाया जा रहा है जो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में बोला, वो लोग जो है वो टैक्स नेट में नहीं आ रहे हैं। पिस वो ही रहा है जो टैक्स दे रहा है, उससे मजीद टैक्स निकाला जा रहा है, उसको निचोड़ा जा रहा है, उसके खून को चूसा जा रहा है। कोई दिन शहर में, मुल्क में ऐसा नहीं गुजरता लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशी ना कर रहे हो, लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, नौकरियां नहीं है। आप ये देखें कि जितनी फलाही तंजीमें हैं उनके दस्तरखानों को देखें, वहां पर लोगों का रश बढ़ गया है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और जो फलाही तंजीमें वाले हैं जैसे ईदी, चीपा और सैलानी, जितने भी फलाही जो दस्तरखान लगाते हैं, उनका ये कहना है कि ये कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ है, और इसमें सफेद पोश लोग जो है वो बड़ी तादाद में इसमें आ गए हैं, इसलिए कि इतनी महंगाई हो गई है, वो किस तरह से गुजारा करे। बिजली अलग महंगी है, कराची की बात करें, सबसे ज्यादा महंगी बिजली कराची में इस्तेमाल की जा रही है। इसके हम बात करें पानी की, पानी मिल नहीं रहा, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। यहाँ पर सड़कें हैं नहीं, ट्रांसपोर्ट का निजाम खराब है, तो सूरत हाल इंतहाई खराब है। गरीब जो है इस वक्त ज़हनी मरीज बन गया है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इसी जुस्तजू में रहता है कि अपने घर का गुजारा कैसे करे, अपना खर्च कैसे पूरा करे, बजट कैसे मेंटेन करे। यहाँ पर हुकूमत जो है वो अशराफिया और जैसे कि सरकारी मुलाजमीन, आपने बात की, मैं आपको बताऊं, एक एसपी के पास जो है वो 60 से 70 अफराद जो है उसके मुलाजिम होते हैं, और एक शख्स की, एक कांस्टेबल की तनख्वाह 50 से 70,000 रुपए। तो आप ये सोचिए कि वो किस तरह की शाहाना जिंदगी कर रहे हैं, गुजर बसर। उनके पास पेट्रोल, उनके पास गाड़ियां, उनके पास उनके बिल, सारी चीजें भरी जा रही हैं, लेकिन जो पिस रहा है वो गरीब इंसान पिस रहा है, गरीब शहरी पिस रहा है, और ये सरकारी और जो सियासतदान है इनके मजे हैं। और ये तो और भी महंगा करेंगे, हर चीज को महंगा करेंगे, जो आईएमएफ कहेगा वो पूरा करेंगे। इमरान याकूब साहब, आईएमएफ का टैक्स वसूली का मुतालबा सामने आया है। अशराफिया भी ये टैक्स अदा करेंगे या सिर्फ गरीब आवाम पर ही मजीद बोझ डाला जाएगा? देखिए, सबसे आसान काम तो यही है कि यहाँ पे जिस तरह से बिल वास्ता टैक्स वसूल किए जाते हैं, तो उसी तरह से बिजली की कीमतें और बढ़ा दी जाए, लेवी टैक्स बढ़ा दिया जाए, पेट्रोल जो है अगर आलमी मंडियों में
सस्ता भी हो तो यहाँ पे महंगा कर दिया जाए, फिर इसी तरह से सुई गैस महंगी हो, ये सारे मामला जो हैं वो करके तो एक तो ये किया जाए, और दूसरा जो तनख्वाहदार तबका है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, आप ये देखें कि लाहौर की लिबास मार्केट में, कराची के तारिक रोड पे, इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में, जहाँ पे कोई भी दुकान करोड़ों से कम नहीं है, वहां पे देखें आप बड़े बड़े दुकानदार जो हैं उनका टैक्स देख लें, और एक आम दफ्तर में जो काम करने वाला, जॉब करने वाला मुलाजिम है उसका टैक्स देख लें, तो आपको हैरत अंगेज इंकशाफात होंगे कि नहादर तबका जो है वो उन नाम नहाद जो ताजिर बरादरी है, वो बड़े बड़े जो स्टोरों के मालिक हैं उनसे कई गुना ज्यादा टैक्स देता है। तो ये इसी तरह से टैक्स वसूली होगी, क्योंकि ना हमने ये तैयार किया हुआ है कि ना हमने एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स लगाना है, ना हमने कोई जो नाम नहाद हमारे एलीट क्लास है उस पर कोई टैक्स लगाना है। हमने सिर्फ इसी तरह के मामला करने हैं, और जो पिसा हुआ तबका है उसको मजीद पिसने पे मजबूर करना है। पूरी दुनिया में आप देखें जिस मुआशरों में इस्लाहात होती हैं, जहाँ पे ये मामला ठीक इमरान होते हैं, याकूब वहाँ साहब, सबसे बड़ा माफिया तो हमारी ताजिर बिरादरी है जो पक्की रसीद नहीं बनाकर देते और वो कच्ची रसीद पर काम चलाए रखते हैं। इनको कौन पकड़ेगा? देखिए मैं जाती तौर पे ये तो नहीं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता कि वो माफिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो माफिया बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर फिर मैं आपसे कहूंगा कि हम जिम्मेदार हैं। सही। हम क्यों उनसे रसीद नहीं लेते? हाँ। अगर एक दिन में 10 ग्राहक उनसे रसीद का मुतालबा करें और वो ना दें, तो फिर उन्हें पता है कि हमारे तो ग्राहक जो हैं वो खराब होंगे, हमें रसीद देना पड़ेगी। हम खुद भी तो देखें बहसीयत कौम, हम ये देखें कि हम खुद करप्शन को पसंद करने लग गए हैं। हाँ। मुझे इस कहने में कोई यार नहीं है कि हम खुद टैक्स बचा के तो उसमें फख्र महसूस करते हैं। यहाँ पे लोग ये देखें कि हालांकि अब तमाम रेस्टोरेंट्स में उन्होंने कर दिया कि जी अगर आप कैश पे देंगे तो 17% है, अगर आप उस पे देंगे तो कार्ड पे पेमेंट करेंगे तो कम है। तो अब आप ये देखिए फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ज्यादा टैक्स दे देंगे लेकिन हम कैश देंगे ताकि रिकॉर्ड में ना आए, क्योंकि रिकॉर्ड में तो वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो रोज हजारों रुपए दावतों में तलंगों में उड़ा सके। तो ये चीज यहाँ पे हमारी अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है। हम ये तो उम्मीद रखते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि हुकूमत जो है वो हमारे लिए सोचे और एक हमारे लिए वेलफेयर स्टेट बने, और हमें भी स्कैंडिनेवियन ममालिक जैसे जो हैं सहूलियात हमें दस्तयाब हों। लेकिन क्या हमने खुद कभी ये सोचा है कि हम भी उसी तरह से टैक्स दें जिस तरह से स्कैंडिनेवियन ममालिक में दिया जाता है? क्या हमने खुद कभी ये सोचा कि हम ईमानदारी से, अगर दुकानदार है तो वो जितनी सेल कर रहा है उस पे, अगर फैक्ट्री वाला है तो जितनी प्रोडक्शन कर रहा है उस पे, अगर इम्पोर्टर है तो जितना इम्पोर्ट कर रहा है उस पे, कोई बंदा यहाँ पे अपने आप ड्यूटी है, हर बंदा अंडर इन्वेंशन करता हुआ आपको नजर आएगा, हर बंदा करप्शन करता हुआ नजर आएगा। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो आप सोसाइटी में अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। IMF आखिरी बात से मुझे कर लेंगे। IMF जो है उसने अपने पैसे वो आपको कर्ज देता है, उसने अपने पैसे वसूल करने हैं, उसको भी अल्टीमेटली अपने पैसे चाहिए। उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप गरीब को दबाएंगे अमीर को, उसने तो अपने पैसे लेने हैं, तो फिर जिस तरह आप देंगे वो ले लेगा। बेशक चेक एंड बैलेंस का इसके साथ ही साथ ना IMF का एक प्लान भी होना चाहिए कि देखा जाए कि किस तरह से जो है वो टैक्स वसूली की जा रही है। ताहिर नईम साहब, जो सरकारी दौरे हैं हमारे सियासतदानों के पाकिस्तान के लिए तो यही सबसे बड़ा मसला है। अगर इसे ही कंट्रोल कर दिया जाए, खत्म करना तो दूर की बात, चले कंट्रोल कर दिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि काफी मुल्क के मसले, हमारे मसाइल वैसे ही हल हो जाए? UNDP की एक रिपोर्ट आई थी एक साल पेशतर, और उसमें ये कहा गया था कि 17 अरब रुपए की डॉलर की जो इशराफिया की मराहत हैं, और उन्होंने रियल टर्म्स में उसे कैलकुलेट किया कि किस तरह प्लॉट, पार्क्स, प्रिविलेजेस और मराहत और TADA की मद में जाते हैं। और इसमें पाइड में डॉक्टर नदीमुल हक ने पूरा एक इसके ऊपर पेपर भी लिखा है वर्किंग। तो ये मराहत जो हैं वो कैसे कम होंगी? और इसमें दूसरा मसला ये भी है, तो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं, दूसरा हमारा साइज ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा है। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और शोबे, डिपार्टमेंट्स
प्रोविंशियल लेवल पे चले गए, डिवॉल्व जी हो गए, जी और वो था कि अब फेडरल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हम्म अब जरा देखें कि अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद वो अभी तक मिनिस्ट्रीज हम फेडरल लेवल पे वो कायम है, मसलन बैनल सूबाई हम आहंगी है, और इसी तरह कल्चर की एक मिनिस्ट्री है, और फिर इसी तरह इदारे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। यानी बेशक एनडीएमए ने डिजास्टर आया बना दिया, जब जलजिला आया तो एरा बना दिया, जब फ्लड्स आए तो फ्लड कमीशन बना दिया। तो दुनिया में कोई कौम ऐसी है जो एक चीज के लिए वो पैरेलल इदारे बनाई जा रही है, हम्म और फिर ऊपर हमारे यहाँ एक पे स्केल नहीं है। गवर्नमेंट का पे स्केल अगर ये शौकत अजीज साहब कर गए कि ग्रेड सिस्टम है, उसके बाद MP1 MP2 स्पेशल पे पैकेज, तो ये सारी चीजें जो हैं असल में वो ताकतवर इशराफिया जो है उसको कि वो बेनिफिशरी है सिस्टम की। आप मुझे बताएं कि एक फेडरल सेक्रेटरी को 2 प्लॉट अगर इस्लामाबाद के पोस्ट तरीन एरिया में रिटायरमेंट के बाद मिल जाते हैं तो 25-30 करोड़ का तो मालिक हो जाता है, तो वो क्यों ये इसमें करेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए हम IMF के पास जाते हैं। ये जो पैसा IMF हमें देता है ये एलीट के बेनिफिट में है, अवाम के बेनिफिट में नहीं है। मैं बड़ी मुख्तलिफ बात करने लगा हूँ। ये ऐसे ही है कि सिसकती हुई मईशत को ICU में एक ड्रिप लग गई है, कतरा कतरा उसमें आ रही ताकि ये डिफॉल्ट ना करे। सही तो इसको जिंदा, इस निज़ाम को जिंदा रखने के लिए IMF डील अवाम से करनी है ना, डील अवाम से करने के बजाय IMF से हो रही है। और इस वक्त इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा किसी पार्टी का नहीं है। आप बिल्कुल देखें, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एक ठीक कह रहे छोटी हैं। सी मिसाल देता हूँ, हमने ताई स्मॉग नईम पे साहब मुझे ब्रेक लॉकडाउन अनाउंस करना है, किया, वेरी क्विक पॉइंट। लॉकडाउन किया जी 4-5 दिन, तो वहां जो दिहाड़ीदार वर्कर हैं, जो बिजनेस है, जो लाहौर में अरबों का नुकसान हुआ, फिर खोल दिए। सही अब वहां मियां नवाज शरीफ आए हैं, जरदारी है, फजलुर रहमान है, किसी को पता है कि स्मॉग को कैसे डील करना है। तो ये ऐसे ही मुल्क चल रहा है, और इसमें हम सब जो हैं छोड़ दें, या तो एक सैलाब से नाअहलियत कैसे की तरफ निपटना जा है रहे हैं। इसका ही नहीं पता। ये तो खैर बहस बहुत दूर तक चली जाएगी, किसी दिन इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम मोनेस इलाही को डिस्कस करेंगे, जिन्हें इश्तिहारी करार दिया है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मोनेस इलाही काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। परवेज़ इलाही पहले से ही, जो उनके वालिद हैं, इस टाइम जेल काट रहे हैं, और दूसरी जाने मोनेस इलाही के घर पर पुलिस का छापा भी मारा जाता है। और कल के हाकिम, आज के मुजरिम, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि मोनेस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अदालत ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना किकबैक्स वसूली के मामले पर मोनेस इलाही को इश्तिहारी करार दिया है, जबकि इंटरपोल से गिरफ्तारी का फैसला और अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं, असासे उनके मुंजमद कर दिए गए हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। आसिफ अली जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों, शहबाज शरीफ हों, ये दोनों ही जमातों के मुतादिद रहनुमाओं के असासे जब्त हुए थे। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? ये दोबारा बहाल कर दिए गए। सियासी मैदान क्लियर होता है तो तमाम सूरत हाल हमारे सामने खुलकर आ जाती है कि किस तरह केसेस किस पर बनाए जाते हैं, नवाजिशों में मेहरबानियां, नवाजिशें किस पर की जाती हैं और मुश्किलात किसके लिए खड़ी की जाती हैं। सवाल इससे जुड़ा हमारा सबसे पहले सना मिर्जा, मैं आप ही की जानिब रख देती हूँ, क्या इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जाएगा कि इलेक्शन से पहले जो जमात, जो पार्टी, जो शख्स फेवरेट है, उससे उसके सारे केसेस माफ, और बाकी तमाम केसेस एक के बाद एक खुलते ना सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि जेल के अंदर भी जाते नजर आ रहे हैं हमें सियासतदान। देखिए सना, मेरा ख्याल है इसमें पहले तो हमें परवेज इलाही साहब को सलूट करना चाहिए, बल्कि शाबाश देनी चाहिए कि उम्र के इस हिस्से में मोनेस इलाही साहब उनको जिस मुश्किल में फंसा कर गए हैं, जिस तरीके से वो अपनी पूरी पॉलिटिक्स में जो उनके करियर की रही है, मसलहत पसंदी का शिकार रहे हैं, और उनकी जो पूरी जमात है उसने हमेशा जो है वो अपनी चॉइसेस को तब्दील किया है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल सिनेरियो। लेकिन मैंने पहली मर्तबा देखा है कि परवेज इलाही साहब इतने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे रहे हैं और अपनी बात पर कायम रहे हैं। इसमें रोल उनके बेटे का भी रहा है। हाँ। अब उसके इवेंचुअली कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे जो कि वो फेस कर रहे हैं। बेटे उनके पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उनके वालिद अपनी जगह पर बदस्तूर खड़े हैं। जहां तक आपने बात की है फेयर एंड फ्री इलेक्शन की, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख ले, मेरे और आपके पैदा होने से पहले भी जो इंतखाबात होते रहे हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रही है। शायद मुझसे बड़े इस प्रोग्राम में मौजूद है, सीनियर भी हैं। 70 की दिहाई में एक ही मरतबा एक इलेक्शन हुए थे, भुट्टो साहब जिसमें शामिल थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फ्री एंड फेयर थे, और उसमें अवाम ने जो चाहा था वही मुंतखब हुए थे। लेकिन अलमिया ये है
कि उससे पहले भी और उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम ने जिसको वोट दिया हो वो कामयाब हुआ हो। लेकिन इसमें अल्टीमेट कसूर किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज का है, जो कि दूसरों की पैरों में जाकर बैठते हैं। अब वो चाहे इख्तिदार की हवस के लिए बैठे या फिर वो अपनी लालच के लिए बैठे, लेकिन ये जरूर वाजे होता है कि वो इख्तिदार के लिए सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में आरटीएस बैठा, उस वक्त भी यही हुआ। फिर इससे पहले जिस तरह ब्रेक में हवाला दे रहे थे नईम साहब के, मैग्नेटिक इंक का एक मसला दरपेश हुआ था, उसमें भी यही हुआ। अब ये जो इलेक्शन है, इसमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम बार बार बाकी जमातें नून पर लगा रही हैं, या किंग्स पार्टी की जो बात की जा रही है नून लीग के खिलाफ, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त है। नून लीग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस स्टेटमेंट को नेग्लेक्ट करें, इसको रद्द करें और ये साबित करें कि ना तो वो किंग्स पार्टी है और ना ही उनके लिए ही सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है। लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो को देखते हुए हम ये वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं, स्पेशली एमक्यूएम के उनके साथ शामिल होने पर, बीएपी पार्टी जो कि बलूचिस्तान में जब नवाज शरीफ जाएंगे उनसे हाथ मिलाने के लिए जो बेताब है, तो आई थिंक जो पॉलिटिकल सिनेरियो इसमें यही पता चलेगा कि जो पार्टियां इस शतरंज के पूरे गेम को पलट सकती हैं वो नून लीग की तरफ जा रही हैं। तो अल्टीमेट इसका रिजल्ट ये होगा कि नून लीग के पास इक्तदार जाएगा। तो आई थिंक ये इलेक्शन भी मेरा ख्याल है माजी के तमाम इलेक्शंस की तरह मैनिपुलेटेड ही होगा, इसको आप फ्री एंड फेयर नहीं कह सकते हैं। और ये तो अभी से ही जो है वो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। इमरान याकूब साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, जो असासे से पहले हमने माजी उठाकर देख लीजिए जब्त हुए हुए देखे थे, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो या दीगर सियासतदान हो, वो असासे दोबारा से बहाल भी हो गए। तो फिर ऐसे असासे जब्त करने का, मुंजमद करने का फायदा क्या? फैसल साहब, आप ही से यही सवाल। जी बिल्कुल, ये असासे मुंजमद जो है वो वक्ती तौर पे किए जाते हैं। जैसे कि आज की खबर थी कि नवाज शरीफ साहब के जो असासे जो बैंक अकाउंट सीज किए गए थे वो जो है वो बहाल कर दिए गए। इसी तरह अब ये मूने सलाही का हुआ है, तो मूने सलाही के भी जो है वो बहाल कर दिए जाएंगे जब इनका वक्त आएगा। ये एक टैक्टिस होती है प्रेशर डालने के लिए, परेशान बाजू करने के लिए। मरोड़ने की अब कोशिश इसके की जाती मकासद है यही वो है कि करवाने के लिए जो मूने हम सलाही चाह रहे साहब हैं को और आप वो जो है नहीं कर रहे हैं। इमरान याकूब साहब, मेरी अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। इससे कबल जो हमने देखा है, माजी उठाकर देख लीजिए, आसिफ अली जरदारी के असासे हों, नवाज शरीफ के असासे हों या दीगर सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक था उनके असासे मुंजमद किए गए, लेकिन हमने देखा कि वो असासे रिलीज भी कर दिए गए। तो फिर ऐसे असासे मुंजमद करने का फायदा क्या? देखिए, असासे मुंजमद इसलिए नहीं किए जाते पूरी दुनिया में, कहीं भी कि मुंजमद कर दिए तो वो रिलीज नहीं करने। ये सिर्फ एक श्योरिटी के तौर पे किए जाते हैं कि आप असासे मुंजमद करते हैं, और अगर किसी बंदे ने कोई करप्शन की है, उसने किसी ने कोई बैंक फ्रॉड किया है, किसी ने कोई फॉर्जरी की है, तो वो साबित होने की सूरत में अगर वो पैसे नहीं देता तो उसके असासे बेच के कौमी खजाने में वो रकम जमा करा दी जाए। लेकिन एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कौमी खजाने को लूटना रवायत हो, जहाँ पे कौमी खजाने को लूटना सियासतदानों का पसंदीदा मशगला हो, जहाँ पे कौमी खजाने को लूटना कभी बुरा और मायूब ना समझा जाए, वहाँ पे असासे जो हैं वो बढ़ते हैं। वहाँ पे असासे बेच के तो लोगों से रकम वसूल नहीं की जाती। आपने जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का या जिन जिन साहिबान का नाम लिया, तो आप ये देखें कि उनके असासे तो पिछले 25 साल में देख रहे हैं या 30 साल में देख रहे हैं कहाँ से कहाँ गए हैं। और पीपल्स पार्टी खुलकर क्लेम करती है कि हमारा हक नहीं है कि हम करप्शन करें। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स तो हमारे सियासतदानों की जानिब से दी जाती है मीडिया पर बैठकर। ये देखें, गुजारिश ये है कि ये सारे मामला जो हैं कि कौन क्या क्लेम करता है इसको छोड़ दें, असल तो आप उनका अमल देख लेना। सही। और इस बहती गंगा में पीटीआई ने भी पूरी तरह से हाथ अपने जो है धोए हैं। उन्होंने भी कोई काम नहीं किया उसकी बुनियादी। अच्छा, तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे आपको नहीं अंदाजा ये जो आप नहीं इमरान याकूब साहब, मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। बेसिकली मैं चाह रही हूँ कि आप एक्सप्लेन करें ना, देखे ना, क्योंकि सर्वेज बेसिकली बड़े अलार्मिंग हैं दीगर सियासी जमातों के लिए। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, बहुत ज्यादा जो है ना मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। पता नहीं क्यों हम दो चीजें मिक्स कर देते हैं। मुझे अब ये बताएं कि सर्वे तो पॉपुलैरिटी का हो रहा है, सर्वे ये थोड़ा हो रहा है कि करप्शन उन्होंने किया है, करप्शन के केसेस मिट जाएंगे। लेकिन ये केसेस वो है ना जो भी इसलिए सामने आ रहे हैं इमरान याकूब साहब के किसी तरह से पॉपुलैरिटी को भी खत्म किया जाए। इलेक्शन तो डिले इसीलिए कराए गए ना। ताहिर साहब, क्या आवाज मैं नहीं सुन ठीक, ताहिर साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो उन्हीं जो करप्शन की फाइल्स हैं उन पर मट्टी और धूल जम जाती है, और जैसे ही आप इक्तदार से बाहर निकलते हैं तो वो फाइल्स भी खुल जाती हैं और आपके सर पर तलवार भी लटकना शुरू हो जाती है कि आप वो करेंगे जो हम चाहते हैं तो ये केसेस आपके खत्म हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि दिस इज फेयर?
ये एक विच हंट है, बार्गेनिंग इसकी इब्तिदा एब्डो से, अयूब खान दौर से हुई, हाँ। इलेक्टोरल बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस। तो हम्म, इसीलिए पाकिस्तान का वोटर इन्हें संजीदा नहीं लेता। सही। जो मियां नवाज शरीफ का फॉलोअर है वो उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात को सीरियस नहीं लेता। जो आसिफ अली जरदारी का फॉलोअर है, जो इसी तरह इमरान खान का है, हाँ, तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। मेरा ख्याल है पीछे जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें कोई नई स्ट्रेटेजी से आना चाहिए। उसके लिए कुछ तख्लीकी ज़हन उनका थोड़ा सा मजीद होना चाहिए। सही है। और अब ये है कि बार बार मोमिन इतने सुराखों से एक ही दफा डसे जा चुके हैं कि इनकी कोई इन चीजों की वैल्यू भी नहीं रही। सही है। लेकिन कोई करप्शन ट्रेंड एक सेट नहीं पाकिस्तान हुआ, का किसी बहुत बड़ा करप्ट हिस्सा है। सियासतदान को कोई सजा नहीं मिली, जिसकी वजह से ये चीजें बड़ी नॉर्मल हो चुकी हैं। अवाम बड़ा इसको न्यूट्रल होकर सोचते नहीं, हैं। सही है। मैं ये कहना चाहूँ, मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे। अच्छा, मैं डिसएग्री करता हूँ कि सिर्फ सियासतदानों को ही सजा मिली है, सही। सिर्फ वजीर आजम को ही सजा, किसी एक और तबके का हम नाम नहीं ले सकते, जुर्रत नहीं पैदा कर सकते। तो ठीक है, सजा और ताजीर सारी तो कमजोर के ही हिस्से में आती है ना। ठीक है, ठीक है, वजीर ठीक है। आजम जितना कड़ा एहतसाब इस मुल्क में किसी का हुआ है, मुझे बताएं। एहतसाब सबके लिए बराबर तो होना फिर हम चाहिए। ये ख्वाहिश मेरी ये और आपकी हो रवायती सकती जो है, लेकिन क्लीशेज ऐसा हैं इनसे बाहर आना हकीकत से बहुत दूर है। एहतसाब की सख्त बेशक, तरीन छलनी से बेशक, सिर्फ वजीर आजम को गुजरना पड़ता है। बेशक, 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 बिल्कुल ठीक। मुझे और उसका जुर्म closing- होता है, उसका जुर्म जी। होता है उस कुर्सी पे बैठना, क्योंकि वो अवाम का नुमाइंदा है। तो अवाम से जो अवाम दुश्मन तबकों की नफरत है वो वजीर आजम को जहेज में मिलती है। सही है। ठीक है। बहुत शुक्रिया ताहिर नईम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इमरान याकूब साहब, सना मिर्जा साहिबा और फैसल शकील, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।